अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इससे पहले हम इस स्टोरी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो को, इस ऑडियो को लाइक नहीं किया, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को, इस ऑडियो को लाइक कर दें। ये कहानी मिस अनम की कहानी है और ये बताती है कि ये जो वाक़या है ये 1990-1991 का वाक़या है। हमारा एक कज़न था जिसकी शादी गांव के अंदर ख़त्म ही हुई थी कि उसकी शादी को अटेंड करने के बाद मेरे मदर फादर ने और हमने डिसाइड किया कि अब हमें वापस अपने गांव चले जाना चाहिए। हालांकि जिस कज़न की शादी थी वो और उसके घर वाले हमें रोक रहे थे, लेकिन बस हमारे जहन पे सवार हो चुका था कि हमें आज वापस अपने गांव, अपने घर जाना है। बात ये थी कि हम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मौजूद थे और अजीब बात ये थी कि यहाँ पे हमारी नींद पूरी नहीं हो रही थी। खैर, जब हम लोग अपने कज़न के घर से निकले तो शाम के तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था और हमारा ख्याल था कि जब हम बस स्टॉप पे आएंगे, वहाँ पे आने के बाद वहाँ से बस पकड़ेंगे तो मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो हमारा गांव है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बेसिकली हमारा जो गांव था वो यहाँ से तकरीबन 13 या 14 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था और ये जो हमारा गांव था, इस गांव में जाने के लिए आखिरी बस तकरीबन 7 बजे रवाना हुआ करती थी। हम लोग स्टॉप पे मौजूद थे और बस का वेट कर रहे थे। आज ये जो स्टॉप था, इस स्टॉप के ऊपर मामूल से ज़्यादा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी जा चुके हैं या फिर यहाँ पे कोई मज़ीद बस नहीं आने वाली है। और ऐसा ही हुआ कि तकरीबन 7:30 पौने 8 तक हम लोग वहाँ पे खड़े रहे और खड़े खड़े बिलाखिर जब हमें लगा कि अब बस नहीं आएगी तो हम लोग वापस अपने उस कज़न के घर की तरफ रवाना हुए, जो कि इस बस स्टॉप से तकरीबन आधे घंटे के पैदल रास्ते पे मौजूद था। अब जाहिर सी बात है, अंधेरा हो चुका था और अंधेरा होने के बाद गांव का जो माहौल है वो ना सिर्फ खौफनाक हो जाया करता है, बल्कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जाता है तो जंगली जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। खैर, मैंने अपने वालिदैन के साथ जब अपने कज़न के घर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो सच्ची बात यह है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था। एक अजीब सा खौफ था, एक अजीब सा डर था जो मेरे अंदर मौजूद था और मुझे लग रहा था कि अल्लाह ना करे रास्ते में कोई ना कोई वाक़या ज़रूर पेश आने वाला है। खैर, हम लोगों ने जब आहिस्ता आहिस्ता अपने कज़न के घर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो हमारे दोनों अतराफ़ में खेत ही खेत मौजूद थे, जबकि जो एक कच्चा पक्का रास्ता है हम वहाँ से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरानी में जबकि हम अपने कज़न की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, हमें दूर से ही एहसास हुआ कि जैसे इस कच्चे पक्के रास्ते में दरमियान में कोई बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा था जो भी वहाँ पे बैठा हुआ है उसने अपने सर पे चादर डाल रखी है और अपना मुंह नीचे की तरफ करके शायद कुछ खा रहा है या फिर कुछ पढ़ रहा है। अजीब बात ये थी कि आम तौर पे गांव के माहौल में या गांव के अंदर इतनी रात में किसी का इस तरह से रास्ते में बैठना या इस तरह का कुछ अजीब सा एक्ट करना आम तौर पे मुमकिन नहीं हुआ करता। मैंने अपने फादर को, अपनी मदर को देखते ही आगाह किया कि देखें सामने कोई बैठा हुआ है, लेकिन मेरे फादर कहने लगे कि गांव का ही कोई बंदा होगा, चलते चले जाओ। अब जैसे जैसे हम मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो जो वजूद था वो हमारे सामने ज़ाहिर होता चला जा रहा था। अब हमें लग रहा था जैसे कोई औरत है जिसने अपने बालों को न सिर्फ खोल रखा है बल्कि कुछ अजीब सी गंदी सी चादर है जो उसके आधे बालों पे, उसके मुंह पे पड़ी हुई है। वो कुछ अजीब तरीके से नीचे की तरफ झुक के या तो कुछ खा रही है या फिर कुछ अजीब सी एक्टिविटी कर रही है। बहरहाल मैं अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ती चली गई और बिलाखिर जब हम लोग उस औरत के एग्जैक्टली सामने पहुँचे तो एक अजीब सा मंजर था, एक अजीब सा खौफनाक सा दिल को हिला देने वाला मंजर था। वो औरत नीचे झुकी हुई कोई गोश्त का टुकड़ा खा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कच्चा गोश्त है या फिर बिल्ली का कोई टुकड़ा है जो वो खा रही है। वाकई में ऐसा ही था। उसके सामने एक बिल्ली मरी हुई पड़ी हुई थी और वो उसकी खाल नोचने के बाद बाकायदा उसके गोश्त को या उसकी हड्डियों को खा रही थी। मेरे फादर ने एकदम से जब ये मंजर देखा तो अपने तौर पे हम लोगों को किसी और तरफ देखने का कहा, यानी वो नहीं चाहते थे कि हम लोग भी इस तरह के खौफनाक मंजर को देखें। और मेरे फादर ने इसी दौरानिए में कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी।
अब मुझे भी अंदाज़ा हो चुका था कि जो भी औरत, जो भी मखलूक हमारे सामने मौजूद है, ये किसी भी तौर इंसान नहीं हो सकती। मगर हमने उस औरत को नज़रअंदाज किया और नज़रअंदाज करने के बाद हम तीनों आगे चलते चले गए। अजीब बात ये थी कि कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ देर के बाद हमें ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया है। कोई है जो मुसलसल हमारे पीछे न सिर्फ चलता चला आ रहा है, बल्कि जैसे जैसे वो कदम रख रहा है वैसे वैसे धम धम इस तरह करके भारी सी आवाज़ आ रही है। कुछ अजीब सा खौफनाक सा मंजर था। आप यकीन करें, हालांकि सर्दी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे पसीने छूटते चले जा रहे थे। मेरे वालिदैन मुसलसल कुरानी आयत की तिलावत कर रहे थे और जैसे जैसे हम मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये जो आवाज़ें थीं बढ़ती चली जा रही थीं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे तैसे करके जब हम अपने कज़न के घर के सामने की तरफ पहुँचे तो वहाँ पे पहले से मेरा कज़न और बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे। जब मेरे कज़न ने हम लोगों को वापस आते हुए देखा तो वो खुशी से हमारी तरफ बढ़ता चला आया। जब वो हमारे करीब पहुंचा तो मेरे बाबा ने कहा कि पीछे ऐसे ऐसे एक औरत बैठी हुई है और हमारा ख्याल है या हमें ऐसा लगता है कि वो किसी बिल्ली को चीर फाड़ करने के बाद खा रही थी। मेरा कज़न बताता है कि वो जब वहाँ पे अपने दोस्तों के हमरा उस जगह पहुँचा जहाँ पे वो औरत बैठी हुई थी तो वहाँ पे अब कोई औरत तो मौजूद नहीं थी, लेकिन वाकई में वहाँ पे बिल्ली के चीथड़े या उसकी खाल वगैरह पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था यहाँ पे किसी बिल्ली को नोच नोच के खाया गया हो। मेरा कज़न बताता है कि उसके बाद भी हमने आगे जाके मज़ीद मुआयना किया, लेकिन वहाँ पे इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। खैर, जब हम लोग घर पे आ चुके थे और उसके बाद हमारा कज़न भी अपने दोस्तों के हमरा वापस आ चुका था, तो ये जो रात थी ये बड़ी मुश्किल रात थी। मुझे तो एक तरह से नींद ही नहीं आ रही थी। पूरी रात मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो जो औरत है या उसका जो चेहरा है वो मेरी नज़रों के सामने घूम रहा है। कभी ऐसा लगता वो बिल्ली मुसलसल चीख रही है और हम सबको मदद के लिए पुकार रही है। अल्लाह अल्लाह करके जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद जो हमारे 2-3 बुज़ुर्ग थे जो कि इसी गांव के बड़े बुज़ुर्ग थे, मेरे बाबा की जब उनसे बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई, तो मेरे बाबा ने रात में जो वाक़या इनके साथ पेश आया था सारा का सारा इनको बयान कर दिया। अब जब इन लोगों ने ये पूरा का पूरा वाक़या सुना तो वाक़या सुनने के बाद गांव के जो भी बुज़ुर्ग थे, जो भी बड़े थे, उनका ये कहना था कि जिस रास्ते से या जिस कच्चे पक्के रास्ते से तुम लोग चलते हुए यहाँ पे आ रहे थे, इस रास्ते के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं। इस रास्ते के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पे पिछले 20-25 सालों से इसी तरह की कोई मखलूक नज़र आया करती है जो अक्सर रात में लोगों को शिकार करने की या इस तरह के जानवरों को शिकार करने की कोशिश करती है। अल्लाह का शुक्र था कि उस रात उसके पास वो शिकार मौजूद था, यानी जो भी बिल्ली उसने चीर फाड़ की थी उसने एक तरह से उस बिल्ली पे ही कनात कर ली थी, वरना हो सकता है कि वो तुम लोगों को अपना शिकार बनाती। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये स्टोरी नदीम रहमत साहब की स्टोरी है और ये वाक़या आपसे तकरीबन 23-24 साल पहले इनके साथ पेश आया था। इससे पहले हम इनकी पहली स्टोरी की तरफ बढ़े, अगर आप में से किसी ने भी इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। नदीम साहब बताते हैं कि 2001-2002 में जब मैं सक्खर से कराची शिफ्ट हुआ था तो उस दौर में मेरा कराची के अंदर ना ही कोई जानने वाला था, ना ही कोई रिलेटिव रहा करते थे। इवन कि जब मैं कराची पहुंचा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पे रहने वाला हूँ या मुझे कहाँ पे जॉब करनी होगी। बहरहाल एक जानने वाले थे, उन्होंने बताया था कि जब तुम कराची पहुँचोगे तो कराची के अंदर कोरंगी है और कोरंगी के एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं जो कि अब से 20-22 साल पहले भी मौजूद हुआ करती थी। वहाँ जाके तुम फ़ौरन से जॉब हासिल कर सकते हो।
खैर जब मैं कराची पहुंचा तो पहुंचते ही मैंने वहां से एक रक्षा पकड़ा और रक्षा पकड़ने के बाद सीधा कोरंगी की तरफ रवाना हो गया। जैसे जैसे मैं कोरंगी की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मुझे वहां पहुंचते पहुंचते शाम के तकरीबन 5-6 बजे का टाइम हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं उस कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचा तो वहाँ पे तकरीबन मगरिब के वक्त का टाइम था और आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा होना शुरू हो चुका था। मैं बहुत परेशान था क्योंकि रात के इस पहर में या रात होते ही किसी जॉब का मिलना या किसी से मुलाकात करना मुमकिन नहीं हुआ करता। खैर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं जहाँ पे रक्शे से उतरते ही सामने एक बहुत बड़ी सी लेदर इंडस्ट्री मौजूद थी, या आप कह सकते हैं कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जहाँ पे लेदर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही मैंने उसके गार्ड को देखा, गार्ड को देखते ही मैंने उसको सलाम कर दिया। अब जब मैंने उसको सलाम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसका जो लहजा है वो सक्कर वालों की तरह है। तो मैंने उससे अगला सवाल पूछा कि तुम कहाँ से हो। इत्तफाक ये हुआ कि जब उसने मुझे बताया कि मैं भी सक्कर से हूँ तो जो मेरी खुशी थी वो दीदनी हो चुकी थी। खैर मैंने उसको बताया कि मैं अभी यहाँ कराची पहुँचा हूँ और मुझे जॉब की अशद ज़रूरत है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस शख्स ने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 2-3 दिन के अंदर अंदर उसी लेदर इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिल गई। अच्छी बात यह थी कि मुझे जॉब के साथ साथ रिहाइश भी फराहम की गई थी। खैर अल्लाह का शुक्र है जब मुझे वहाँ पे खाने के साथ साथ रिहाइश का भी इंतज़ाम मिला तो मेरे लिए ये किसी बड़ी नेमत से कम नहीं था। अब ऐसा होता कि जितना भी स्टाफ था वो सारा का सारा 8 या 9 बजे तक अपने अपने घर चला जाया करता था, यानी कि उसके बाद या तो चौकीदार मौजूद होता था या फिर मैं सेकंड फ्लोर पे रहा करता था। अब शुरू में मुझे जो रिहाइश फराम की गई थी बेसिकली सेकंड फ्लोर पे एक कमरा बना हुआ था जो कि प्रोडक्शन हाउस के या जो भी स्टिचिंग यूनिट था उसके बिल्कुल बराबर में मौजूद था। अब शुरू में जब मैंने 4-5 महीने इस फैक्ट्री में काम किया तो इतना ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं था, लेकिन 4-5 महीने के बाद जैसे ही बकरीद का सीज़न शुरू हुआ या आप कह सकते हैं कि बकरीद के बाद का टाइम शुरू हुआ तो देखते ही देखते इस इंडस्ट्री में इस कदर काम बढ़ चुका था कि मेरे लिए सोने का भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। अक्सर हमें पूरी पूरी रात काम करना पड़ता और पूरी रात काम करने के बाद अगले दिन सुबह भी हम काम के लिए रेडी हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि इसके अवज़ हमें मुआवजा नहीं मिल रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते थे और यहाँ पे जो भी सीनियर्स मौजूद थे उनका यही कहना था कि जब बकरीद का सीज़न शुरू होता है तो 1-1.5 महीने तक खालों वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाया करता है। एक वक्त ऐसा आया कि हमारी फैक्ट्री में या इस इंडस्ट्री में इस कदर काम बढ़ चुका था कि मुझे कहा गया कि जो सेकंड फ्लोर है जिस कमरे में आप रहा करते हैं यहाँ पे भी हमें स्टॉक को भरना होगा, लिहाजा अभी कुछ दिनों तक या तो आप अपने लिए किसी रिहाइश का इंतज़ाम कर लें या फिर छत के ऊपर जो एक छोटा सा पुराना सा कमरा बना हुआ है आप वहाँ जाके रह सकते हैं। अब इस इंडस्ट्री से बाहर जाना या दूसरा घर किराए पे लेना उस वक्त मेरी इस तरह की पोजीशन नहीं थी, लिहाजा मेरे लिए छत पे रहना ज़्यादा बेहतर था। ये जो छत थी अगर आप इसकी बात करें तो ये एक गंदी सी छत थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था और इसी के आखिर में टंकी के बराबर में एक बहुत पुराना सा बोसीदा सा कमरा बना हुआ था। खैर जाहिर सी बात है मैं शहर के अंदर कमाने की नीयत से आया था तो मेरे लिए इस वक्त गुजारा करना यही एक ऑप्शन था। मैंने उस कमरे में रहना शुरू किया और आप यकीन करें कि जब मैंने उस कमरे के अंदर रहना शुरू किया तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें थी जो मुझे महसूस होना शुरू हुई। जैसे कि अक्सर रात के औकात में जब मैं सोने के लिए लेटता या मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे ऐसा लगता कि इस पूरी छत के ऊपर किसी के भागने की, दौड़ने की या फिर चलने की आवाज़ आ रही है। कभी कभी ऐसा लगता कि जिस पलंग पे मैं लेटा हुआ हूँ मेरे पलंग के बिल्कुल बराबर में कोई आके बैठ चुका है। अजीब बात ये थी कि जब मुझे ये एहसास होता तो मैं मुकम्मल तौर पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि पैरालाइज हो जाया करता था। मेरी बॉडी मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो जाती थी। तो वैसे ही एक रात थी, आप कह सकते हैं कि सर्द तरीन रात थी और रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था। मैं सोने के लिए लेटा तो आज बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी।
लाख कोशिश के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे पास उस दौर में एक रेडियो मौजूद था। मैंने उस रेडियो को ऑन किया और ऑन करने के बाद जो भी गाने वगैरह आ रहे थे वो सुनना शुरू कर दिए। अभी मुझे गाने सुनते सुनते मुश्किल से 10 या 15 मिनट का टाइम गुजरा होगा कि एकदम से मेरी आंख लग गई। अब जब मेरी आंख लगी तो मेरा ख्याल है रात के तकरीबन 4 बजे का टाइम होगा। मुझे एकदम से अपने अतराफ में किसी के भागने की आवाज़ें आना शुरू हुई। ये जो आवाज़ें थी ये इस कदर वाज़ेह थी कि इन आवाज़ों का इनकार या इनको ना पहचानना मुमकिन नहीं था। खैर, जैसे ही मुझे ये आवाज़ें आना शुरू हुई तो इस शोर की वजह से मेरी आंख खुली। मैंने अपने अतराफ का जायज़ा लिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे अतराफ में कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने दोबारा से अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद सोने की कोशिश करने लगा। अभी मुझे आंखें बंद किए हुए मुश्किल से 5 या 7 मिनट का टाइम गुजरा होगा कि एकदम से मुझे पायल और घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे अतराफ में या छत के ऊपर कोई मौजूद है जो मुसलसल कोने की तरफ से चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। जैसे जैसे वो वजूद ज़मीन के ऊपर अपने कदम रख रहा है वैसे वैसे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता करके उस वजूद के मेरी तरफ बढ़ने का एहसास हो रहा था, और जैसे जैसे वो वजूद मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था, ये जो पायल और घुंघरूओं की आवाज़ थी ये ना सिर्फ बढ़ना शुरू हो चुकी थी, बल्कि एक लम्हे में मुझे महसूस हो रहा था कि जो भी यहाँ पे मौजूद है वो अब मेरे सरहाने पे आके खड़ा हो चुका है। मैंने मुसलसल अपनी आंखों को बंद रखा हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा सामना किसी भी इस तरह की मखलूक से हो, लेकिन अब मुझे बाकायदा किसी के सांस लेने का एहसास हो रहा था। मेरे चेहरे पे या मेरे सीने पे एक हवा थी जो हर कुछ देर के बाद टकराती थी, और ये इस बात की यकीन दहानी था कि जो भी मेरे सरहाने पे मौजूद है वो अब गहरी गहरी सी सांसें ले रहा है। आप यकीन करें, मैं किसी भी तौर आंखें नहीं खोलना चाहता था, लेकिन इसी दौरानिए में मुझे किसी ने मेरा नाम लेके पुकारना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अम्मी की आवाज़ है और मेरी अम्मी बिल्कुल मेरे बराबर में मौजूद हैं और बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे उठाने की या पुकारने की कोशिश कर रही हैं। अब पहली दफ़ा तो मैंने आवाज़ को इग्नोर किया, फिर दूसरी दफ़ा किसी ने मेरा नाम लेके दोबारा से मुझे पुकारा। मैंने दूसरी दफ़ा भी इस आवाज़ को इग्नोर किया, हालांकि ये सरासर मेरी माँ की आवाज़ थी और मुझे बार बार मेरा दिमाग कह रहा था कि आंखें खोलो, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ मौजूद है। आप यकीन करें, तीसरी दफ़ा जब मुझे मेरा नाम लेके मेरी माँ ने या जो भी वहाँ पे मौजूद था उसने पुकारा, तो ना चाहते हुए भी एकदम से मेरी आंखें खुलीं। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे लेफ़्ट साइड पे या मेरे सरहाने पे एक औरत जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है, कुछ अजीब तरीके से खौफनाक सा ज़ख्मी सा उसका चेहरा था, और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। वो औरत एग्जैक्टली मेरे लेफ़्ट साइड पे या मेरे सर की तरफ मौजूद थी, और अजीब बात यह थी कि उस औरत के जो हाथ थे या उसकी जो उंगलियां थीं वो इस कदर लंबी लंबी पतली पतली सी उंगलियां थीं कि किसी इंसान की आमतौर पर इतनी पतली उंगलियां नहीं हो सकती। अजीब बात यह थी कि उसके जो हाथ थे या हाथों में जो उंगलियां मौजूद थीं उन उंगलियों पे बेतहाशा लंबे लंबे पतले पतले नाखून मौजूद थे। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो ना सिर्फ उस औरत के पैर उल्टे थे बल्कि कुछ अजीब तरीके से मुड़े हुए पाँव थे। आप यकीन करें, ये वो लम्हा था जिस लम्हे मैंने अपने आप को न सिर्फ संभाला बल्कि संभालते ही मैं एकदम से खड़ा हुआ, और खड़े होते ही मैंने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाना शुरू की। जैसे ही मैं खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद मैं दौड़ना शुरू करता हूँ, तो जब मैं सीढ़ियों के बिल्कुल करीब पहुँचा तो सीढ़ियों पे वही औरत या वही मखलूक मौजूद थी जिस औरत या मखलूक से भाग के मैं यहाँ पे पहुँचा था। बस इसके बाद मुझे इतना याद है कि मेरी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा होना शुरू हुआ है, और देखते ही देखते शायद मैं सीढ़ियों से नीचे आ गिरा हूँ। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सुबह के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। कंपनी के मालिकान के साथ साथ हमारा गार्ड और एक और साहब वहाँ पे मौजूद थे, और ये सारे के सारे मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे।
खैर, जब मैं होश में आया, होश में आने के बाद जब मेरे जो हवास थे वो मुकम्मल तौर पे बहाल हुए, तो कुछ देर के बाद ये जो फैक्ट्री के मालिकान थे इनको मैंने सारा का सारा वाक़या बयान किया। ये सुनने के बाद जो फैक्ट्री के मालिकान थे उन्होंने कहा कि अक्सर इस सीज़न में जबकि सर्दियाँ होती हैं और ख़ास तौर पे बकरीद के बाद का जो टाइम हुआ करता है, इस टाइम में हमारे पास ये जो खाले वगैरह हैं इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जाता है। तो इस तरह की मखलूक़ात हमारी फैक्ट्री के अतराफ़ में या हमारी फैक्ट्री की छत पे नज़र आया करती हैं। उन्होंने खैर मुझे हौसला दिया और हौसला देने के बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम छत पे हरगिज़ नहीं सोना। अगर तुम्हें सोना हो या तो तुम बाहर चौकीदार के साथ सो जाओ, वरना फिर हमारा घर हाजिर है, तुम रात में चाहो तो वहाँ पे आके, जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर है, वहाँ आके सो सकते हो।